हेलो दोस्तों, यूडीए परिवार में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली आज हमारी क्लास है मराठा शक्ति। और मराठा शक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है सर? चलिए। तो आज का टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पूरा देखेंगे ध्यान से। और इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि भैया इसका राइज कैसे हुआ, यानी उदय कैसे हुआ मराठा साम्राज्य का, और कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या क्या चीजें रही है, और कब तक ये शासनकाल रहा है। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कुछ वार हुए हैं, युद्ध, उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। ठीक है। हमारी रीच जितनी बढ़ेगी उतना आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। एक क्लास में पूरा खत्म करने की कोशिश करना है। और इसके साथ साथ में इसके ये नोट्स मैं नहीं डालूंगा, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा इस नोट से। आपको इससे शॉर्ट नोट्स आपको डाल दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से 3 पेज का नोट्स है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है आपका नोट्स। ठीक है। ये बेसिकली, ठीक, ये ऐसा नोट्स है, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। 3 पेज का नोट्स है, इसको मैंने आपको समझाना है, चीजें बतानी है, तो मैंने डिटेल नोट्स अलग किया हुआ है। ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ, कैसे क्या क्या चीजें, वो सब हम जानेंगे। आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे कौन सा वाला नोट्स चाहिए, मैं वो भी डाल दूंगा जिनको पढ़ना है। हालांकि आप लोगों के लिए सफिशिएंट नोट्स समझाना मुझे यहाँ है, आप लोग उस नोट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक। अब अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए मराठा शक्ति के बारे में जानते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाते हैं कि मराठा शक्ति का उदय अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कई भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायी कारण थे। यार कोई भी चीज, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया था, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था कि ब्राह्मणवाद ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। पशु हत्याएं हो रही थी, खेती कम होने लगी थी। ठीक है। तो इन सब चीजें, खेती कम होने लगी थी, वो पशुओं के कारण कम होने लगी थी। लोग ज्यादातर तंत्र मंत्र में जुटे हुए थे। वैसे ही यहाँ पे मराठा शक्ति जब आएगी तो कुछ ना कुछ कारण रहेंगे। तो वही भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। भौगोलिक कारण क्या थे कि पश्चिमी घाट और सह्याद्री की पहाड़ियां, इसमें मराठों को कठिन परिश्रमी बनाया। और गनिमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति के विकास में मदद की। तो ये पहाड़ियां जो थी इनको पता थी, और यहाँ पे छापामार युद्ध का मतलब होता है छोटी छोटी टुकड़ियों में रहना और दुश्मन पर अटैक करके गायब हो जाना। ये होता है छापामार युद्ध, ये गोरिल्ला वार युद्ध। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, महाराष्ट्र के संतों जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास ने जाति पाति के भेदभावों को कम करके समाज में सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का जिस विकास किया, संचार किया, जिससे मराठा राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी हुई। तो जितने जो मराठा थे सब एक साथ आ गए। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि दक्कन के राज्यों में प्रशासनिक अनुभव, शाहजी भोसले जैसे मराठा सरदार, ये क्या थे, एक सरदार थे शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पिताजी थे, वो एक सरदार थे। ठीक है। मराठा शाहजी भोसले जैसे मराठा सरदार अहमदनगर और बीजापुर के सिया राज्यों ने उच्च पदों पर आसीन थे। ये शाहजी भोसले जैसे मराठा सरदार क्या थे, अहमदनगर, बीजापुर, और यानी कहने का सीन यही है कि जो ऊंचे ऊंचे मराठा थे, जो मराठा सरदार थे, वो इन सब जो ये राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब जो क्षेत्र थे, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। इससे मराठों को सैन्य और प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। तो ये सब चीजें जब रही हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आगे देख लेते हैं। तो मराठाओं के उदय का सब बैकग्राउंड बना था, जिससे बाद में क्या हुआ, उसको भुनाया किसने, किसने बनाया, शिवाजी ने। ठीक है। तो शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के जन्म के बारे में जानते हैं। 1630 ईस्वी में, आपको डेट याद नहीं रखनी है, कुछ विधि स्रोतों में 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर यानी दुर्ग, जुन्नार के पास इनका जन्म हुआ था। आपको डेट वेट कुछ नहीं याद रखनी, ये पॉइंट आपके लिए उतना खास नहीं है। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 1600 से कुछ ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माता पिता, इनके पिता शाहजी भोसले थे, माता जो थी जीजाबाई। ठीक है। और शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का था। जैसे बोलते हैं ना कि घर में जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो माता जी होती हैं। ठीक है। वही आपको छोटे छोटे नंबर्स वगैरह, गिनती वगैरह सिखाती हैं। और छोटे, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको क से लेके ज्ञ तक वो वर्णमाला सिखाई जाती है, एबीसीडी सिखाई, ये सब कौन है, माता, माँ होती है, वही सिखाती है। इसके अलावा जिनकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं,
तो वो भी इन पे ज़्यादा और काम करती हैं। जैसे मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, मेरी माँ उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहाड़े 10 तक के टेबल याद करवाए थे। ऐसे ही मुझे गिनती शुरू बचपन में, जहाँ तक मुझे भी ध्यान आता है कि गिनती मुझे याद करवाई थी। ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे अ से लेके क्या तक का स्कूल में जितना नहीं सीखा उतनी मैंने अपनी माँ से सीखा था। हालांकि इतना है, मम्मी मुझे बोल बोल के, जैसे शुरुआत में होता है ना कि छोटे होते हैं तो हमें अक्षर पढ़ने नहीं आते हैं, ये सब चीजें, तो मम्मी ने मुझे सारा पढ़ पढ़ के मिला मिला के पढ़ना सिखाया। सब कुछ मेरी माँ ने ही सिखाया था, तो इसीलिए माँ को ही प्राथमिक गुरु की दर्जा दी जाती है, तो वो कम कम है उनके बारे में कहना इस बारे में। ठीक है। तो आजकल भी, उस टाइम पे तो हमें छोटे छोटे लालच दे करके लोग हमें पढ़ाने की कोशिश करती थी मेरी माँ। ठीक है। उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन काफी ज्यादा इन सब चीजों में हेल्प किया है। ठीक है। कभी चॉकलेट के बहाने, कभी टॉफी के बहाने, उस टाइम पे उतनी स्थिति भी अच्छी नहीं होती थी, टॉफी के बहाने, बिस्किट के बहाने चीजें चल जाती थी। ठीक। तो हम पढ़ लेते थे। तो वहीं पे क्या है कि भैया, यहाँ पे व्यक्ति, शिवाजी के व्यक्तित्व पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? उनकी माता का। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। माँ ही प्राथमिक शिक्षक, माँ ही रोल प्ले करती है उसमें। ठीक है। शाहजी की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था, तोक्याबाई मोहिते था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद हम आगे देखेंगे भैया, आगे क्या हुआ। अब संरक्षक एवं शिक्षक दादोजी कोंडदेव जी थे, इन्होंने जिन्होंने अर्थशास्त्र और प्रशासनिक शिक्षा दी। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। इनके ग्रंथ दास बोध में शिवाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक हो गया। और इनका विवाह जो हुआ था 1640 में साई बाई निबलांकर के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। क्लियर है सेट? तो अब शिवाजी थोड़ा हो चुके हैं आगे, उनको ये सब चीजें मिल गई हैं, एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका। अब शिवाजी क्या करेंगे? जीत अपने आसपास के किलों को जीतेंगे पहले। ठीक है। राज्याभिषेक ये अपने मृत्यु से कुछ टाइम पहले करवाते हैं, लेकिन इन्होंने सैन्य विजय और महत्वपूर्ण विजयों को योगदान देना स्टार्ट कर दिया। शिवाजी महाराज का उद्देश्य एक स्वतंत्र हिंदू पादशाही यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उन्होंने तोरण दुर्ग जीता। सबसे पहले तोरण दुर्ग 18 वर्ष की आयु में बीजापुर के नियंत्रण से तोरण का पहाड़ी किला जीता। यह उनकी पहली सैन्य सफलता थी। आपस में लोगों को इकट्ठा किया और उनको, मतलब छापा मार युद्ध में ये निपुण थे ही ये लोग। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तोरण दुर्ग जीता, जो कि बीजापुर के अंडर में था। याद हो गया? बीजापुर के अंदर में तोरण दुर्ग जीता था। ठीक। उसके बाद राजधानी का निर्धारण 1656 ईस्वी में उन्होंने उन्होंने रायगढ़ को अपनी आधिकारिक राजधानी घोषित किया था। किसको? रायगढ़ को अपनी आधिकारिक राजधानी घोषित किया। ठीक। आधिकारिक, अभी देखो राज्याभिषेक उन्होंने नहीं करवाया है। और बाद में क्या हुआ? अफजल खान, जो कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने कूटनीतिक सेनापति अफजल खान को शिवाजी को जीवित या अमृत पकड़ने के लिए भेजा था। और शिवाजी ने, क्या हुआ था? प्रतापगढ़ के जंगलों में बाघनख से अफजल खां का वध कर दिया था। आपने इसकी स्टोरी देखी भी होगी और सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? शाइस्ता खां पर आक्रमण के 1663 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। शिवाजी ने रात्रि में पुणे में स्थित शाइस्ता खां के शिविर पर अचानक हमला किया, जहां शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई और वह डरकर भाग गया था। ठीक है। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत की लूट के बारे में देखते हैं। 1664 में मुगलों के सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र सूरत को इन्होंने लूटा और अपनी आर्थिक स्थिति सही कर ली 1664 में। अब जब सूरत को लूट लिया, आर्थिक स्थिति सही होगी, तो क्या होगा? अस्त्र शस्त्र और खरीदेंगे और अपनी सेना भर्ती करेंगे, तो क्या होगा? व्यापक सेना तैयार करके ये फिर और अटैक करेंगे इधर उधर। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 22 जून 1665 को जब ये सब लूट उठ लिया, तो भैया उस टाइम पे औरंगजेब आ गया। औरंगजेब ने मुगल सेनापति, जो कि उस टाइम पे मुगल शासक था औरंगजेब, और उसका सेनापति था मिर्जा राजा जयसिंह, और शिवाजी के बीच क्या हुआ? पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है। और उस समय इटली का एक इतिहासकार था मनुची, आपने नाम सुना होगा मनुची, वो वहीं पे उपस्थित था। शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को सौंपने पड़े थे, और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया गया था। ठीक हो गया। तो ये सब चीजें रही। बाद में आगरा से पलायन कैसे किया? 1666 में। अब इनको क्या हुआ? आगरा बुलावा, मतलब दिल्ली से बुलावा आया। ठीक है। जय सिंह के आश्वासन के बाद शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे थे, मतलब दिल्ली से बुलावा यानी आगरा इनको बुलाया गया।
जहां उन्हें उचित सम्मान ना देकर जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया था। अब इनको कैद कर दिया। अब जब कैद कर दिया तो भैया अगस्त की बात है। अगस्त में 16 अगस्त 1666 को मिठाई की टोकरियों में छिपकर वहां से सुरक्षित निकल भागे थे ये और इनके ठीक पुत्र संभाजी निकल भागे थे। उसके बाद सूरत की दूसरी लूट कर दी। शिवाजी ने मुगलों को दोबारा आर्थिक चोट पहुंचाई। कब? 1670 में दोबारा लूट लिया और अपनी आर्थिक तो और अच्छी कर ली। पन्हाला का दुर्ग 1672 में बीजापुर के से इस महत्वपूर्ण दुर्ग को भी छीन लिया। ठीक, इससे पहले आपने देखा होगा कि कौन सा छीना, ये हमने पहले देख लिया है। इतना आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्याभिषेक क्या हुआ? राज्याभिषेक और अंतिम काल। अब प्रथम राज्याभिषेक इन्होंने 5 जून 1674 को रायगढ़ के किले में वाराणसी के प्रखंड विद्वान गंगा भट्ट श्री गंगा भट्ट द्वारा वैदिक पद्धति से कराया था। इसी समय उन्होंने छत्रपति छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। ठीक हो गया। किससे? वाराणसी के प्रखंड विद्वान। कहां पर? रायगढ़ के किले में। ठीक, किसकी उपाधि धारण की? छत्रपति और हैंदव, जो धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। द्वितीय राज्याभिषेक फिर सितंबर में कराया। जून के बाद सितंबर में 1674 में माता जीजाबाई की मृत्यु के बाद तांत्रिक पद्धति से निश्चलपुरी गोसाई द्वारा संपन्न कराया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया इतना। उसके बाद अंतिम अभियान उन्होंने 1676-78 में किया। उनका अंतिम बड़ा अभियान कर्नाटक अभियान था, जिसमें जिंजी का किला 1678 में उनकी अंतिम महान विजय थी। ठीक है। और 3 अप्रैल 1680 में मात्र 53 वर्ष की आयु में रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसी के साथ इनका ये जो दीपक बुझ जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। आप इसको कहानी के तौर पे 1-2 बार और पढ़ लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक हो गया। इतना हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। मराठाओं का प्रशासनिक ढांचा क्या था? अष्टप्रधान थे इसमें। ठीक है। क्या था इसमें? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में क्या क्या चीजें थी वो देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने, अब इनके बारे में कुछ इनके प्रशासनिक चीजों को देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। यह केवल एक सलाहकार निकाय थी। अंतिम निर्णय छत्रपति का ही होता था। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले पेशवा। ये पेशवा क्या था? प्रधान था। यह राजा का प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन, नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। पेशवा, ठीक है, मेन। और बाद में यही पेशवा ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जब आगे के जो राजा रहेंगे वो अपने उनकी अवस्था कमजोर हो जाएगी, तो यही पेशवा क्या हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे। दूसरा, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, जो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यानवीस क्या होता था? मंत्री होता था। गृह मंत्री जिसको कहते थे, वाक्यानवीस गृह मंत्री होता था। राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की कार्यवाही और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वाक्यानवीस। सुरुनवीस या चिटनीस सचिव होता था। राजकीय पत्राचार का प्रमुख, जो पत्रों की भाषा शैली की जांच करता था। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होता था। ठीक है। और सरे नौबत सेनापति होता था, सैन्य प्रधान होता था। पंडित राव दानाध्यक्ष, धार्मिक मामलों का प्रमुख। दान और धर्मार्थ कार्यों का प्रबंधन कौन करता था? पंडित राव। और न्यायाधीश का काम, न्याय विभाग का प्रधान, जो नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के मुकदमों का फैसला करता था। प्रांतीय एवं स्थानीय स्वशासन क्या था? शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में विभाजित कर, जिसका प्रमुख सूबेदार या मामलतदार होता था। जिसका प्रमुख कौन होता था? मामलतदार या सूबेदार होता था। 4 प्रमुख मुख्य प्रांतों में विभाजित किया था। ग्रामीण स्तर पर गांव का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल होता था। ग्रामीण स्तर पर मुख्य अधिकारी कौन होता था? पटेल होता था, जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्य करता था। भूमि का लेखा जोखा कुलकर्णी रखता था। याद हो गया। गांव का मुखिया पटेल या पाटिल, और भूमि का लेखा जोखा कुलकर्णी रखता था। ठीक, क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़े। और कोई डाउट? जिसको भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में आप इसको भेज सकते हैं, बता सकते हैं अपनी। सैन्य व्यवस्था क्या थी भैया? मिलिट्री कैसी थी इनकी? शिवाजी की सेना का मुख्य आधार नियमित वेतनभोगी और अनुशासित सैनिक थे। ठीक है, अनुशासित सैनिक थे। सेना मुख्य रूप से 3 अंगों में पागा या बारगेर, वे नियमित स्थायी घुड़सवार सैनिक, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे, उनको पागा या बारगीर कहते थे। सिलादार कहते थे वे अस्थायी घुड़सवार सैनिक, जो अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे और युद्ध के समय अपनी सेवाएं देते थे, वो सिलादार कहलाए। याद हो गया। बारगीर राजा के सैनिक। सिलाहदार ये खुद किराएदार होते थे, अपना सारा सामान खुद लाते थे। पैदल सेना जिसको पायाक कहते थे। पागा और पायाक में अंतर है। मालवी सैनिकों
सैनिक इनके मुख्य आधार थे, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यंत कुशल होते थे, जो पैदल सेना, ठीक है। नौसेना भी इनके पास थी। शिवाजी ने कोलाबा में एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सिद्धियों और पुर्तगालियों से सुरक्षा करना था। तोपें मुख्य रूप से अंग्रेजों से ही प्राप्त की जाती थी, ठीक, इतना आपको पता चल गया। भैया राजस्व प्रणाली क्या थी इनकी? शिवाजी की कर व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था से पर आधारित थी। उन्होंने जमीन की पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का उपयोग किया था, ठीक है। रस्सी के स्थान पर क्या किया? काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। प्रारंभिक कर 33% था, जिसे बाद में स्थानीय करों को समाप्त कर 40% कर दिया गया। यानी अन्य करों को समाप्त कर स्थानीय करों को जब समाप्त कर दिया गया तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 40% कर दिया गया था, ठीक हो गया इतना। उसके बाद दो विशिष्ट मराठा कर लगते थे, जिसको मराठा साम्राज्य के बाहर, अगर इनके जो साम्राज्य, मान लीजिए साम्राज्य के बाहर कई क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए या अन्य कार्यों के लिए कुछ और कर दिया जाता था ये राज्य के बाहर, तो उसको अन्य कर, जैसे मराठा साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों में या मुगलई या मुल्क के कदीम से दो प्रकार के कर वसूल कर, चौथ चौथ 1/4 या 25%, यह पड़ोसी राज्यों के कुल भूमि राजस्व का चौथा हिस्सा होता था। यह इस बात की गारंटी था कि मराठे उस राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, आक्रमण नहीं करने के लिए लेते थे, ठीक, या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देंगे। दूसरा, सरदेशमुखी 1/10%, यह अतिरिक्त कर 10% कर होता, जिसे शिवाजी इस आधार पर वसूलते थे कि वे महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख का सर्वोच्च प्रधान है। तो कुल मिला के ये सब चीजें ये लेते थे, ठीक। उसके बाद शिवाजी, अब इनकी डेथ हो जाती तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, सरदेशमुखी क्या था और चौथ क्या था, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अपने क्षेत्रों में 40% कर लेते थे, क्लियर है सेट। अब इनके उत्तराधिकारी देख लेते हैं फटाफट। 1680 से 1713 ईस्वी में इनके उत्तराधिकारी हुए। यह मराठा काल इतिहास में अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा, जिससे मराठों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की पूरी ताकत का डटकर सामना किया था। और सामना करने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है छत्रपति संभाजी महाराज, 1680 से 1680। यही वो व्यक्ति थे जो शिवाजी महाराज के साथ कहा, किले में, आगरा के किले में, ठीक है, कैद थे। आपको पता है शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी ने अपने सौतेले भाई राजाराम और सोयराबाई के गुट को परास्त कर गद्दी प्राप्त कर दी, ठीक है। प्रमुख नीतियां क्या थी? उन्होंने उज्जैन के प्रखंड संस्कृत विद्वान कवि कलश को अपना सर्वोच्च सलाहकार और प्रशासन का प्रधान नियुक्त किया था। आपने एक मूवी आई हुई अभी हाल में आई थी, छावा मूवी, छावा, विकी कौशल की मूवी थी, यही संभाजी महाराज ही थे, ठीक है। विकी कौशल ने जिसका जिसका किरदार निभाया था वो संभाजी महाराज जी थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कवि कलश संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे जो उनके दरबार में रहते थे। सर्वोच्च सलाहकार प्रशासन का प्रधान थे कौन? कवि कलश। मुगल साम्राज्य की अगर मुगलों संघर्ष की बात करें तो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर को संभाजी ने शरण दी थी। जब संभाजी ने इनके पुत्र, मतलब औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा अकबर को संभाजी ने शरण दी, जिससे औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने स्वयं दक्कन पहुंच गया, किस लिए? आक्रमण करने के लिए। और 1689 में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में संभाजी और कवि कलश को धोखे से बंदी बना लिया। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने पर दोनों को की अत्यंत क्रूरता से हत्या कर दी। संभाजी के पुत्र साहू, जिसे शिवाजी सेकंड, और पत्नी येसुबाई को मुगल शिविर में कैद कर लिया। अब देखो यहाँ पे मुगलों ने क्या हुआ, संभाजी के पुत्र जो थे साहू जी, ठीक है, और इनके दादा हुआ करते शिवाजी को कैद कर लिया और पत्नी येसुबाई को मुगल शिविर में कैद कर लिया गया। कब? 1689 में। आपने छावा मूवी जब देखी होगी तो उसमें ये देखा होगा कि भैया लास्ट में कवि कलश जो होते हैं और संभाजी इनको मार दिया था, अलग अलग करके आंखें वाखें निकाल के मार दिया थे। अब जो भी रहा हो इतिहास में, ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि क्रूरता करने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। संभाजी के पुत्र साहू जी, संभाजी। अब देखो सबसे पहले क्या हमने देखा, शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद साहू, ये इनके पुत्र होते हैं, ठीक है। साहू कौन? ये संभाजी के पुत्र। और इनकी पत्नी पत्नी येसुबाई को मुगल शिविर में कैद कर लिया। अब बचा कौन? छत्रपति राजाराम। ये कौन है भैया? कोई तो रहेगा शासन करने के लिए, अब ये कौन है? ये रेवी देख लेते हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई, संभाजी की मृत्यु हो गई, छोटे भाई, इन्हीं के भाई होते हैं संभाजी की मृत्यु, छोटे भाई राजा राम को नया छत्रपति घोषित किया गया। मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें रायगढ़ छोड़ना पड़ा, रायगढ़ छोड़ दिया। अब जिंजी का घेरा, उन्होंने तमिलनाडु के जिंजी किले को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। मुगल सेना ने इस किले को लगभग 8 वर्षों तक घेरा था। किसको? जिंजी के किले को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक हो गया। तो
अब देखो सबसे पहले शिवाजी आए, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद कौन आए, राजा राजा राम। ठीक है। और उधर आपको पता है कि जो संभाजी का पुत्र है, ये तो उनके चचेरे भाई हो गए, छोटे भाई चचेरे भाई हो गए, कौन, राजा राम। लेकिन जो संभाजी के पुत्र हैं वो कौन है, साहू जी महाराज। उनको कैद कर रखा है किसने, मुगलों ने। अब वही बाद में आएंगे, फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी क्या। ये सब हो गया, इतना घेरे रखा था। प्रतिनिधि पद का सृजन, राजा राम ने अपने अष्ट प्रधान से ऊपर एक नया पद बनाया, प्रशासनिक पद बनाया, प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ रणनीति को विकेंद्रित किया, यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया कि भैया अब इनके खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। 1700 में इनकी भी मृत्यु होती है, राजा राम की, सिंहासन सिंहगढ़ में, पुणे में उनकी मृत्यु, किसकी, राजा राम की, किसकी, राजा राम की मृत्यु होगी। अब क्या होता है, जो उनकी राजा राम की पत्नी होती है ताराबाई, और ताराबाई के एक पुत्र होता है, यानी इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शिवाजी सेकंड। इसको गद्दी पे बैठाकर ताराबाई स्वयं प्रतिनिधि बन जाती है इसके राजपाट की। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। अब वही चीज है यहाँ पे, देखो क्या है कि राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी दूरदर्शी विधवा पत्नी महारानी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड, याद रखना 4 वर्षीय पुत्र है शिवाजी सेकंड, का राज्याभिषेक कर मराठा साम्राज्य की वास्तविक कमान संभाल ली। अब उसके बाद क्या होता है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष, ताराबाई के कुशल नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर आक्रामक हमले शुरू किए। उन्होंने मुगल क्षेत्रों जैसे मालवा, गुजरात पर भी धावा बोला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु दक्कन में ही बिना मराठों को पूरी तरह जीते हो गई थी। तब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब ये लोग सोचते हैं कि भैया अब क्या किया जाए। तो इनके जो औरंगजेब के आगे आने वाले शासक होते हैं वो कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं ना, हम लड़वा देते हैं। कैसे लड़वाएंगे, इन मराठाओं को आपस में कैसे लड़ाएंगे, तो क्या करेंगे ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाया था, साहू जी महाराज को उन्होंने कैद कर रखा है, साहू जी महाराज को छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो साहू जी महाराज छोड़ देंगे तो ये आएंगे वापस, भैया सत्ता की लड़ाई होगी, जब सत्ता की लड़ाई होगी तो आपस में फूट पड़ जाएगा। तो हुआ भी जो उन्होंने सोचा था, हुआ भी वही। क्या हुआ कि छत्रपति साहू जी महाराज और अग्रह युद्ध, क्या हुआ 1707 के बाद, साहू जी की मुक्ति हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम, याद रखना बहादुर शाह प्रथम ने ही छोड़ा था, ने जुल्फिकार की सलाह पर संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से मुक्त कर दिया ताकि मराठों में आपसी फूट पड़े। सेम वही चीज, और वही हुआ भी। अब ये जब वापस आते हैं तो भैया एक युद्ध लड़ जाते हैं, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है, साहू जी और महारानी ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, मराठा साम्राज्य की गद्दी के लिए युद्ध हुआ। साहू जी की ओर से एक साधारण ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ लड़े थे, साहू जी की ओर से ने कूटनीतिक भूमिका निभाई थी, और साहू जी विजय हुए और उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बना लिया, सतारा को अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने जो ये थी क्या नाम है ताराबाई, ये अलग, इन्होंने अपनी राजधानी अलग बना ली। ठीक हो गया, सतारा को राजधानी किसने बनाया, साहू जी महाराज। अब साहू जी महाराज पे चीजें केंद्रित हो जाती हैं, कैसे, मराठा शक्ति का विभाजन यहीं पे होता है, वरना की संधि 1731 में। इस संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया, उत्तरी भाग सतारा छत्रपति साहू के पास आ गया, और दक्षिणी भाग कोल्हापुर, यहाँ ताराबाई के वंशज यानी शिवाजी सेकंड और बाद में संभाजी सेकंड का भी शासन रहा था। तो देखो यहीं पे उत्तरी भाग सतारा जो था वो छत्रपति साहू जी के महाराज में हाथों में, और यहीं पे दक्षिणी भाग कोल्हापुर ताराबाई के वंशजों के रूप में आ गया। अब पेशवाओं का उदय यहीं पर होता है, कैसे, 1713 से 1818 के बीच में पेशवा मजबूत हुए हैं। पेशवा मैंने बताया था अमात्य, महामंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, ये सब चीजें थी पेशवा, इसमें हमने बात किया था। तो छत्रपति साहू के काल में प्रशासन की वास्तविक शक्तियां छत्रपति के हाथों से निकलकर कहां चली गई, पेशवा प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित हो गई। पेशवा का पद अब वंशानुगत हो गया और पुणे यानी पूना मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो बालाजी विश्वनाथ के बाद, अब वहां पे मराठा शक्ति में पावर में कौन आ जाता है, शक्तिशाली कौन हो गया, पेशवा। अब पेशवाओं पे कहानी चलेगी। ठीक है, पेशवाओं पे कहानी क्या है कि भैया पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने 1713 से 20। इन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने जबरदस्त चारों तरफ लड़ाइयां लड़के खूब सारे क्षेत्र को जीत लिया। मुगल मराठा संधि 1719 से इन्होंने मुगल वजीर सैयद बंधुओं की मदद से सम्राट फारुखसियार को गद्दी से हटाने में मदद की। इसके बदले मुगलों ने साहू को दक्कन का वैध छत्रपति माना और 6 मुगल प्रांतों से चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार भी दे दिया था। अभी तक ये चोरी छिपे या फिर एक प्रकार समझ लीजिए सीना जोरी पे ये चौथ और स्वदेश मुखी वसूलते थे। अब इन्होंने क्या हुआ, इनको
वैधता मिल गई। ठीक है, वैध छत्रपति माना और इनको वैधता मिल गई कि भैया तुम वसूल सकते हो। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक, उसके बाद ये बाजीराव, ये पेशवा बालाजी बाजी विश्वनाथ के बाद, बालाजी विश्वनाथ के बाद अब कौन आएगा? पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये मराठा इतिहास के सबसे महान सेनापति, लड़ाकू पेशवा। इन्होंने हिंदू पातशाही के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। मुगल साम्राज्य की नीति पर उन्होंने छत्रपति साहू से कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था कि खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। मतलब इन्होंने कहा था कि भैया अगर हम सीधे तने पर, जो मेन पॉइंट होता है, सेंटर दिल्ली होता है, उसको अगर हम ठोकेंगे, ठीक है, ठोकर मारेंगे, ठीक है, तो आपस में जो अलग अलग क्षेत्र तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक, तो इन्होंने सेंटर किसको? दिल्ली को वो बनाया था। अब यहीं पे क्या होता है आगे कि पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में। हैदराबाद के निजाम को हराकर मुंगी सिवा गांव की संधि की किसने? मराठाओं ने। किसने? पेशवा बाजी राव प्रथम ने। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद एक चीज और है कि मराठा संघ की स्थापना यूं तो हुई थी, ठीक है, कि स्थापना इन्होंने मराठा सरदारों को स्वायत्ता देकर साम्राज्य विस्तार किया, जिसमें 5 स्वतंत्र मराठा केंद्र बन गए थे। आपको पता है कि पेशवा में पुणे हो गया था, मतलब पुणे का पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, यानी इन्होंने मराठा संघ की स्थापना की। सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में मराठा सरदार रह रहे थे, मराठा सरदारों को स्वायत्ता देकर साम्राज्य विस्तार किया और 5 स्वतंत्र मराठा केंद्र बने। ठीक है, ये बुंदेलखंड की छत्रसाल की बेटी मस्तानी से संबंधों के कारण इतिहास में चर्चा में। आपने एक बाजीराव मस्तानी का नाम सुना होगा। बाजीराव मस्तानी यही इसी से संबंध है। किससे? ये इनकी प्रेमिका हुआ करती थी बाजीराव प्रथम की, तो इसीलिए चर्चा में। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी भी हाल में ही, रणवीर सिंह की। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा। ये खंड की बुंदेल की छत्रसाल की बेटी से, ये तो हमने देख लिया। ये सब चीजें हो गई। उसके बाद इसके बाद क्या होता है? 1740 से 1761 में बालाजी बाजीराव और नाना साहब चर्चा में आते हैं। क्या? इसके साथ संगोला की संधि होती है 1750 में। इस संधि के बाद छत्रपति केवल नाम और मात्र के रह जाते हैं। ठीक है, संगोला की संधि, जो ये सब एग्जाम में आया हुआ है, डेट पूछी जाती है। संगोला की संधि 1750, छत्रपति केवल नाम के राजा रह जाते हैं और राज्य की संपूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से पेशवा के हाथों में आ गई। साम्राज्य विस्तार, इनके समय मराठा साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के चरम स्थिति पर पहुंच गया था, यानी अटक से कटक तक, उत्तर से बिल्कुल दक्षिण तक। और इसी टाइम पे हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जनवरी 1761 को किसके? मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव बनाम अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान से आता है। अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक होता है जो इंडिया पर आक्रमण करके आता है। उसके साथ इनके बीच में भिड़ंत हो जाती है, पानीपत के तृतीय युद्ध। और यहाँ पे परिणाम क्या होता है? मराठों की अत्यंत करारी हार हुई। इस सदमे के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। जो ये अभी नए नए से बालाजी बाजीराव और नाना साहब, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर मराठे राज करेंगे या नहीं करेंगे। जिन्होंने अंग्रेजों के उदय का मार्ग, यहीं से अंग्रेज अपना एक शासन विस्तार के लिए, अगर मराठा शक्ति में रहते तो शायद हो सकता था अंग्रेजों की इतनी शक्ति यहाँ पे एकत्रित नहीं हो पाती। ठीक, तो ये अब साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? अंत में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कई सारे युद्ध होते। पानीपत के बाद माधवराव प्रथम ने मराठा शक्ति को दोबारा जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके बाद आंतरिक कलह, विशेषकर रघुनाथ राव के विश्वास के घात के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और अलग अलग संधियां हुई। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें 1775 से 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त हुआ पहला प्रथम आंग्ल मराठा, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, मराठा सरदारों की शक्ति और कमजोर हो गई। धीरे धीरे तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध 1718-19 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को पूरी तरह से परास्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया। और इसी के साथ मराठा शक्ति अपने आप में समाप्त हो जाती है और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आनंद आया होगा आप लोगों को। 30 मिनट में हमने पूरा मराठा दर्शन कर लिया और आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने डाल दिए। आप वहां से जाके इस नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर कमेंट में आप ये कह सकते हैं कि अगर जिसको ये नोट्स चाहिए वो कमेंट में कमेंट करेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हिस्ट्री में ऐसे ही मैं और आनंद, थोड़ा कंटेंट आप लोग रिच पहुंचाएंगे तो मैं कंटेंट को और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं।
सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं या फिर रियल में पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप जैसा हमें रिस्पॉन्स करेंगे हम वैसे ही क्लास लेके आते हैं। रिस्पॉन्ड आपके ऊपर है, पढ़ाना हमारा काम है। रिस्पॉन्ड आप करिए, पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। भाई आजकल बहुत सारे मार्केट में इतनी सारी चीजें चल रही है, खास करके यूट्यूब के मार्केट में, कि भैया खाली बिजनेस किया जा रहा है, कमाया जा रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, जो रियल में चीजें क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी वो सब कोई नहीं बता रहा है, बस चल रही है चीजें। ठीक है, आप लोग ये कब समझेंगे, जब आपके बहुत सारे समय व्यतीत हो जाएगा तब आपको ये चीज बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप लोग को जो सही लगता है कर सकते हैं आप। बस इतना, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इस पे और वर्क करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।